जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम घटना चक्र की जारी एक नई बुक जिसमें करंट अफेयर का क्विज देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो आपके प्रश्न दिए गए हैं वो 1 जून 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक कवर किए गए हैं। अभी जो आगामी एग्जाम है, सबसे पहला जो टारगेट है इसमें आरओ का है, इसके बाद फिर यूपीपी का भी है, फिर पीसीएस का है। आगामी तीनों एग्जाम के लिए जो है यह रामबाण का काम करेगा और जिसका आरओ का एग्जाम है उनके करंट अफेयर 15 जनवरी तक पूछे जाएंगे। इस बुक में कुल जो है 800 प्रश्नों का जो है जबरदस्त संग्रह किया गया है और इतना विश्वास मान के चलिए, बाकी आप बुक की प्रामाणिकता जानते ही हैं घटना चक्र की, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम सबसे पहले नज़दीक आरओ की बात करें तो आपका लगभग 29 से 30 क्वेश्चन के आसपास आपको करंट का वेटेज देखने को मिलेगा और इसमें ना सिर्फ करंट अफेयर बल्कि स्टैटिक, जीके और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको भी कवर की गई हैं। तो आइए इसको हम जो है कवर करेंगे। साथ ही इसमें जो कुछ भी छूट गया है उसके लिए हम खुद जो है एक्स्ट्रा डिटेल अध्ययन करके ऐड भी कर दिए हैं। इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, तो पूरा वीडियो एक बार जरूर देखें। बाकी आरओ की पूरी तैयारी इस चैनल को जो है प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप लोग जरूर देखें। उससे बेहतर कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, यहाँ पर हम पीडीएफ इसका शेयर कर देंगे। और यहाँ पर पहले थोड़ा सा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, इस बुक में कुल जो है 12 टॉपिक हैं। 12 टॉपिक में आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय परिदृश्य में 100+ क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको लगभग एक क्वेश्चन में भी 5-7 क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर अगर सिर्फ हम क्वेश्चन काउंट करें तो ये लगभग 800 के आसपास क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हम एक एक सेगमेंट को कंप्लीट करेंगे। आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपको पढ़ के बहुत ही मजा आएगा, इससे बाहर से कोई प्रश्न नहीं आएंगे। आज इसका जो दूसरा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, इसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे, पूरा खत्म करेंगे इस वीडियो में। यदि आपकी भारी डिमांड रहेगी, आपका कमेंट रहेगा, तो फिर हम 3 से 4 दिन के अंदर आरओ के एग्जाम से पहले पूरी बुक को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर देंगे। तो आइए बिना देर के हुए एक ज़बरदस्त सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न ये है कि दिसंबर 2023 में चीन द्वारा विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का परिचालन प्रारंभ किया गया है। दूसरा कथन, चीन की भूमिगत प्रयोगशाला 2400 मीटर गहरे तथा दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपका दोनों कथन सही है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हर प्रश्न में आपको डिटेल देखने को मिलेगा, लेकिन प्रश्न के बाद जो आपको पढ़ना है उतना हमने अंडरलाइन कर लिया है। तो आप यदि इसका प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ेंगे, इसमें हमने डिटेल भी ऐड किया है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अभी जो प्रयोगशाला है इसका नाम देख लीजिए, इसका नाम है चाइना जिनपिंग अंडरग्राउंड प्रयोगशाला। बाकी इसमें जो डिटेल दिया है आप प्रश्न में पढ़ चुके हैं, तो जो प्रश्न में आप पढ़ लेंगे उसकी डिटेल की हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 से 3 बार जरूर देखें, इससे बाहर से आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कॉप कहते हैं 28, COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 2023 जो है 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। तो ये दुबई जरूर ध्यान दीजिएगा, यूएई में किया है COP 28 का सम्मेलन। दूसरा इसमें है, इस सम्मेलन में भारत ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की है। तीसरा जो है COP 29, मतलब जो COP 29 है, इसका आयोजन जापान में किया जाएगा। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका गलत है, जापान में नहीं होगा। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है कि भारत ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की गई है और
COP 28 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई में आयोजित हुआ है। अब आइए और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो आपका होगा हम यही बता दे रहे हैं, COP 29 जो होगा वो अजरबैजान में होगा, जिसकी राजधानी बाकू है। ठीक है, 2024 में, 2024 चल ही रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं, क्योंकि COP 28 आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो COP 28 है, इसका उद्देश्य क्या है? दो उद्देश्य हैं। एक है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए वैश्विक समाधानों की पहचान करना, और दूसरा पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करना। अब यहाँ पर एक बात आ गया है कि पेरिस समझौता, ये जो पेरिस समझौता था ये 2015 में हुआ था फ्रांस के पेरिस में। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए ज़रूरी है वो हमने नोट किया है। ये जो है एक पर्यावरणीय समझौता था, और यह जो है समझौता जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए किया गया था। और क्या कम करना था? ग्रीन हाउस गैस को कम करना था इस समझौते के तहत। तो ग्रीन हाउस गैस को कम करना था। बात करें ग्रीन हाउस गैस में तो आपके CO2 आते हैं, CH4 मीथेन आते हैं, O3 आपका आता है ओजोन, जलवाष्प जो है इसमें आता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O आता है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो हमने 5 नाम लिए हैं ये ग्रीन हाउस गैस के महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इस सम्मेलन में भाग किसने लिया? नरेंद्र मोदी ने लिया है। ठीक है, और यहाँ पर इस सम्मेलन में भारत ने मिशन लाइफ, अब मिशन लाइफ के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए अभिनव पर्यावरण कार्यक्रमों और उपकरणों के आदान प्रदान के लिए एक सहभागी वैश्विक मंच बनाने के उद्देश्य से ग्रीन क्रेडिट पहल, ये आपको ऑप्शन में दिया गया था, शुरू किया है। तो जो स्पेशल हेडिंग लिखा गया है उसे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो मिशन लाइफ को आगे बढ़ाने की भारत ने बात की है, तो मिशन लाइफ जो है ये COP 26 जो 2021 ग्लासगो में हुआ था, वहाँ पर पर्यावरण का सही उपयोग कैसे करें, यही मिशन लाइफ के बारे में है। अगला सुनिए, दुबई जलवायु समझौते की प्रमुख बातें क्या हैं? मतलब ये जो दुबई में हुआ है COP 28, इसका मुख्य बात क्या है? हरित ऊर्जा को 2030 तक 3 गुना करना, ध्यान दीजिएगा, हरित ऊर्जा को 2030 तक 3 गुना, और ऊर्जा दक्षता को 2 गुना किया जाएगा। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान देना है इसके बारे में। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित कथन पर विचार करें। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया गया है, और दूसरा इसमें भारत 7वें स्थान पर रहा है। तो देखिए यह जो है भारत इसमें 7वें स्थान पर रहा, ये तो सही है, लेकिन यह जो सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसको UNEP नहीं जारी किया है। तो इसको जारी कौन किया है? ध्यान से देखिए, 8 दिसंबर 2023 को जारी हुआ है, और इसको जारी किया है जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। इसमें कुल 63 देश हैं, जिसमें टॉप पे डेनमार्क को रखा गया है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। पहले स्थान पे कौन है? डेनमार्क। ठीक है, शीर्ष 3 स्थान इसमें रिक्त रखे जाने के कारण डेनमार्क इस सूची में चौथे पे था। मतलब जो पहला 3 स्थान है उसको खाली रखा गया, जो उतना चाहिए वो किसी देश को नहीं मिला, तो चौथे पे आपका डेनमार्क है, जबकि भारत की हमने बात किया 7वें पर है। पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत 8वें स्थान पे था। दुनिया के कुछ और देशों का रैंक दिया गया है, हमको ये सब नहीं जानना है, हमको सिर्फ डेनमार्क को जानना है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में, और आपको भारत का 7वां स्थान जानना है। डेनमार्क पहला 3 स्थान खाली है, चौथे पे है, और जारी करता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा। ठीक है, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं जानना है, कहीं नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए, 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो सही आंसर पाला होगा, टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। जो टेलर स्विफ्ट हैं
ये प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप सिंगर टेलर हैं, ठीक है, पॉप सिंगर हैं टेलर स्विफ्ट, अमेरिका के पॉप सिंगर हैं। अब एक और इसमें पुरस्कार देख लीजिए, ये तो पर्सन ऑफ द ईयर हो गए टेलर स्विफ्ट। एथलीट ऑफ द ईयर जो है अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी को चुना गया है, तो इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। आप इसको 2 से 3 अब इसका पीडीएफ निकलवा के अगर पढ़ेंगे, इसमें हमने एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड किया है, 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, कुछ भी इससे बाहर से नहीं आएगा। और देखिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चलते हैं, 2022 का जो ये पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को और वहाँ के द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को, दोनों को दिया गया था, पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 2022 में। अब यहाँ पर यूक्रेन इसलिए फेमस है क्योंकि यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा है, इसीलिए आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो टाइम पत्रिका है 1987 से जो है यह पुरस्कार देती है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करती है, और यह उस व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने विश्व समुदाय को सबसे अधिक प्रभावित किया हो, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। अभी तक भारत की ओर से केवल एक व्यक्ति हैं जिनको ये पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है टाइम पत्रिका के द्वारा। पहले और एकमात्र व्यक्ति 1903 में पर्सन ऑफ द ईयर महात्मा गांधी को घोषित किया गया है, जिनकी आज पुण्यतिथि भी मनाई जा रही है। आगे देखिए, 1 दिसंबर 2023 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद का जो है चुनाव हुआ है। सबसे अधिक वोट प्राप्त कर पुनः कौन चुना गया है, तो ये अपना प्यारा देश भारत चुना गया है, ठीक है। जो आईएमओ है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन में है, और जो है भारत जो चुना गया है इसमें 2024 से 25 द्विवार्षिक सत्र के लिए चुना गया है, विशेष ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है, तो ये अंकोर वाट मंदिर है जो कि कंबोडिया में स्थित है, नवंबर 2023 में घोषित किया गया है, और यह अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है और मुद्रा रियल है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो देश चर्चा में होते हैं उनकी करेंसी और कैपिटल पूछी जाती है। और यह जो कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है, यह सिएम रीप प्रांत में है। इसका निर्माण खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा प्रारंभ तथा जर्मन 7 द्वारा पूर्ण करवाया गया था। मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में हुई थी। अंकोर वाट मंदिर की कुछ अन्य विशेषताएं देख लीजिए। सबसे बड़े धार्मिक स्थल का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको प्राप्त है, सबसे बड़ा ये धार्मिक स्थल है। कई शताब्दियों तक खमेर साम्राज्य का ये केंद्र था। तो खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा प्रारंभ किया गया और जयवर्मन 7 द्वारा बनवाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की। नवंबर 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं 95वां सदस्य देश बना है, तो इसका सही आंसर आपका चिली हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। ये देखिए, चिली जो है दक्षिण अमेरिकी देश है, विशेष ध्यान रखिएगा, नवंबर 2023 में किया गया है। जो ISA है इसकी शुरुआत 2 देश भारत और फ्रांस जो है मिलकर किए थे। 2015 में जब पेरिस समझौता हो रहा था, अभी हमने आपको बताया है COP21 के दौरान हो रहा था, तो उसी दौरान इसकी जो है फ्रांस और भारत के संयुक्त प्रयास से ये बनाया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय ध्यान दीजिएगा, ये हमारे भारत गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला, नवंबर 2023 में जारी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, जिसको कहते हैं एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 से संबंधित कथन पर विचार करें। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी की गई है। इसके अनुसार इस दशक में विकासशील देशों में अनुकूलन की अनुमानित लागत प्रति वर्ष 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर केवल 2 सही है। यह जो रिपोर्ट है ये UNDP के द्वारा नहीं जारी किया जाता है। यह जो रिपोर्ट है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। तो UNDP नहीं होगा, इसलिए पहला गलत है और दूसरा आपका सही है।
जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। अब इस रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बातें भी आप जान लीजिए। आपके काम की चीज़ क्या है, देखिए हमने अंडरलाइन किया है। देखिए अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट का जो मेन मुद्दा है यहाँ पर है, घरेलू अनुकूलन प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए आवश्यक अनुकूलन वित्त प्रति वर्ष 387 बिलियन यूएस डॉलर अनुमानित हैं, लेकिन लक्ष्य कितना प्राप्त हुआ है, जो अनुमान है कितना है, वो 215 का है। बस इतना ही अंतर है। यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई थी, केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। नवंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो आइए विचार करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पर ये गलत है। इसे जारी किया जाता है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा, तो पहला गलत है। दूसरा, इस रैंकिंग में भारत 49वें स्थान पे है। तो यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो भारत इसमें 49वें स्थान पे है, केवल 2 सही है। तो आपको हमने बता दिया कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी की जाती है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा। 30 नवंबर को जारी की गई है, 7वां संस्करण है, 64 देश हैं और यहाँ पर भारत को रैंक मिला है 49वां। टॉप देश देख लीजिए, यहाँ पर कौन याद करने हैं आपको, इसमें टॉप देश जो है USA है, तो केवल USA को याद कर लीजिए और याद करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे नीचे वेनेजुएला है, तो USA वेनेजुएला, इतना एनफ है इसके लिए आपको। ठीक है, तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग भारत 49वें स्थान पे है। भारत जो है इसमें 49वें स्थान पे है और अमेरिका टॉप पे है, वेनेजुएला जो है सबसे लास्ट में है। अगला देखिए, तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस 2023, यह कार्यक्रम 24 से 26 नवंबर 2023 के मध्य बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ है। पहला विश्व हिंदू कांग्रेस वर्ष 2014 नई दिल्ली भारत में हुआ था। तो यहाँ पर दोनों सही है, 24 से 26 नवंबर को बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, पहला 2014 जो हुआ था। यह जो है प्रत्येक 4 साल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा आयोजन होता है, विश्व हिंदू फाउंडेशन के द्वारा। और इस बार का मुख्य विषय था जयस्य आयतनम धर्मा, अर्थात धर्म विजय का निवास। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने पहले समलैंगिक विवाह का कानूनी रूप से पंजीकरण किया है। तो इसका सही आंसर आपका नेपाल होगा। आइए बता देते हैं कौन कौन इसमें है। तो इसमें जो है समलैंगिक विवाह जो है, ये नाम है सुरेंद्र पांडे और माया गुरुंग है। ठीक है, इसके पंजीकरण को मंजूरी मिली है। नेपाल देश है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। यहाँ का जो संसद है, राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं संसद को। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हैं और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। ठीक है, बाकी नेपाल की राजधानी काठमांडू है, रुपया चलता है। यहाँ स्टैटिक जीके देखिए, एशिया का अन्य देश जहाँ समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता दी गई है तो ताइवान पहला देश है एशिया का। लेकिन इस प्रश्न में सिर्फ एशिया नहीं पूछा गया था, इस प्रश्न में दक्षिण एशियाई देश पूछा गया था। लेकिन यदि आपसे एशिया पूछेगा तो आप ताइवान बोलेंगे क्योंकि ये चर्चा में है। तो पहला देश एशिया का ताइवान और दूसरा देश बना है नेपाल। समलैंगिक भारत के संदर्भ में देखिए, विधिक समलैंगिकता विधिक मान्यता प्राप्त है, लेकिन विवाह आप नहीं कर सकते हैं, विधिक रूप से मान्य नहीं है समलैंगिक भारत में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश यूरोप का डेनमार्क था। क्लियर है, 2 से 3 बार जरूर देखें, आपके एग्जाम में रामबाण का काम करेगी ये प्रश्न। नवंबर 2023 में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस 2023 कहाँ आयोजित की गई है। सही आंसर सी हो जाएगा, जकार्ता इंडोनेशिया के। ठीक है, 16 नवंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया है। और यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा गया है आसियान देशों की MDMM प्लस, ये जो लिखा गया इसका मतलब आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजन हुआ है। ADMM प्लस के अध्यक्ष जो है इंडोनेशिया के द्वारा इस बैठक की मेजबानी की गई है। और इस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हैं। रक्षा मंत्री है तो रक्षा मंत्री ही जाएंगे। अब यहाँ पर आसियान देश का नाम आया है, इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके।
तो आप देख रहे हैं इसमें ना सिर्फ करंट अफेयर है बल्कि उससे रिलेटेड जो आपके स्टैटिक जीके हैं वो भी कवर हो रहे हैं। तो पूरा यदि आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो 30+ क्वेश्चन आप इसी बुक से निकाल देंगे। देखिए ट्रिक क्या है स्टैटिक, हाँ, आसियान देश में कुल 10 देश हैं। ट्रिक किस तरह से याद कर सकते हैं, एमबीबीएस, क्लिप और टीवी। ये ध्यान दीजिएगा कि आसियान में भारत नहीं है, ठीक है। देखिए ये ADMM+ क्या है, यह आसियान देशों के हित में सर्वोच्च रक्षा परामर्श व सहकारी तंत्र है। इसमें देश हमने बोला, ट्रिक याद करिए, एमबीबीएस, क्लिप, टीवी। पूछ लेता है कौन सा आसियान देश नहीं है, तो एमबीबीएस। सबसे पहले एम की बात करेंगे। एम मीन्स हो गया म्यांमार। बी का मतलब हो जाएगा बर्मा, जिसे मलेशिया कहते हैं वर्तमान में, और फिर से बी दिया है, बी मीन्स हो जाएगा ब्रुनेई। एस का मीन्स हो जाएगा सिंगापुर। सी का मीन्स हो जाएगा कंबोडिया। एल का मीन्स हो जाएगा लाओ, पीडीआर या लाओस कहते हैं उसी को। आई का मीन्स हो जाएगा आपका जो है इंडोनेशिया। पी का मीन्स हो जाएगा फिलीपींस। टी का मीन्स हो जाएगा थाईलैंड और वी का मीन्स हो जाएगा वियतनाम। विशेष ध्यान दीजिएगा कि भारत इसका सदस्य नहीं है, इसमें 10 देश हैं आसियान में, लेकिन इसके 8 संवाद भागीदार देश में भारत आता है। कौन कौन है, भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। किस कैरिबियाई द्वीप में स्पर्म व्हेल के लिए विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है, तो डोमिनिका आंसर होगा। आइए इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। देखिए जो स्पर्म व्हेल है ये विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। कैरिबियाई द्वीप डोमिनिका पे बन रहा है। 13 नवंबर 2023 को इसकी घोषणा की गई है और नए रिजर्व के रूप में नामित किया जाएगा। द्वीप के पश्चिमी हिस्से में लगभग 300 वर्ग मील क्षेत्र में बनाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पहला समुद्री क्षेत्र जो बात किया गया स्पर्म व्हेल, ये कैचलाट दांतेदार व्हेल होते हैं, ये सबसे बड़ा शिकारी होता है। और इसके बारे में बात करें तो जीनस फिसेटर का एकमात्र ये जीवित सदस्य है, इसीलिए इसके बनाए गए हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला कथन पे विचार करना है। देखिए 13 से 17 नवंबर 2023 के मध्य दुबई एयर शो 2023 मध्य दुबई एयर शो 2023 दुबई में आयोजित हुआ है, ठीक है। दुबई एयर शो है तो दुबई में ही होगा। इसमें भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के दस्ते में 2 स्वदेशी प्लेटफॉर्म हल्के लड़ाकू विमान LAC तेजस और अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव दोनों शामिल हुए थे। तेजस और ध्रुव शामिल हुए थे, दोनों का दोनों सही है। यह एक द्विवार्षिक एयर शो है, तो दुबई में हुआ है, नाम से ही क्लियर है, संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। आगे बात करते हैं, फिर से कथन पे विचार करना है। देखिए 11 से 17 नवंबर 2023 के मध्य एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2023 बैठक सैन फ्रांसिस्को USA में आयोजित हुआ है। दूसरा कह रहा है कि एपेक की स्थापना 1995 में हुई थी, ये गलत है। एपेक की स्थापना 1995 में ना होकर 1989 में हुई थी, तो दूसरा आपका गलत है। पहला बिल्कुल सही है कि सैन फ्रांसिस्को USA में हुआ है, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक का, तो केवल पहला सही हो जाएगा। अब इसकी अध्यक्षता किसने किया है, तो चूंकि अमेरिका में हुआ है तो अमेरिका ही करेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा किया गया है। और इसका थीम है, मुख्य विषय है क्रिएटिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। तो आपको थीम नहीं भी याद रहेगा, फिर भी एक दो बार पढ़ लीजिए, ये याद होना चाहिए कि कहाँ पर हुआ है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। देखिए यह है एपेक के बारे में, एशिया प्रशांत क्षेत्र की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। स्थापना 1989 में हुआ था और मुख्यालय इसका सिंगापुर में है और कुल इसमें 21 देश हैं। आगे बात करते हैं, नवंबर 2023 में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है, सही आंसर बी हो जाएगा, वियना में हुआ है। नवंबर 2023 में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक वियना में, तो देखिए वियना कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रिया में। और ओपेक देखिए 9 नवंबर 2023 के हुआ है, कहाँ पर, ओपेक सचिवालय है वियना में, ऑस्ट्रिया में। इसकी सह अध्यक्षता किसने की है, ओपेक के महासचिव हैथम अल घैस और भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो है इसकी सह अध्यक्षता की है।
बैठक में तेल व ऊर्जा बाजारों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। अब इसकी अगली बैठक उच्च स्तरीय 2024 में भारत में होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक वियना में, अब अगली जो बैठक 24 में होगी ये कहाँ होगी? भारत में। अब ओपेक के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। देखिए, ओपेक जो है इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके कुल 13 सदस्य देश हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। स्थापना 1960 में इराक के बगदाद में हुई थी और मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो जहां मुख्यालय है वहीं इसका आयोजन हुआ है। विशेष ध्यान दीजिएगा, जो भी इसमें फैक्ट छूटा है उसको हमने ऐड कर दिया है। 8 नवंबर 2023 को जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। इस रैंकिंग में 750 एशियाई शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। बिल्कुल गलत है, 856 को शामिल किया गया है। ठीक है, रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है, केवल 2 सही होगा। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसका जो है 16वां संस्करण जारी हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, 856 इसमें संस्थान शामिल किए गए हैं। अब जो है शीर्ष स्थान देख लीजिए, आपको क्या याद करना है? पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का है। चूंकि एशिया का है तो यहाँ पर चाइना आगे रहेगा ही। दूसरे पे द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग आया है और तीसरे पे ही नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो आप नाम तो एक याद रख लीजिए, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का, बाकी दूसरे पे हांगकांग सिंगापुर याद रखे रहेंगे। चौथे पे फिर से चाइना का आ गया है। ठीक है, फिलहाल अब हम भारत के रैंक की बात करेंगे। तो देखिए, जो भारत का इसमें रैंक मिला है वो सबसे टॉप पे भारत में आईआईटी बॉम्बे है, जिसको 40वां स्थान मिला है, और दिल्ली को 46वां स्थान, मद्रास को 53वां, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है इसको 58वां और आईआईटी खड़गपुर को 59वां स्थान दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ टॉप 2 याद कर लीजिए, आईआईटी बॉम्बे 40 और दिल्ली 46। आगे, हाल ही में जारी वैश्विक टीबी रिपोर्ट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, इससे 100% प्रश्न आने की संभावना है। जो वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, इस रिपोर्ट में 192 देशों और क्षेत्रों ने टीबी मामलों का डेटा रिपोर्ट किया है। तो ये बिल्कुल सही है, 192 देश के लोग जो है लोगों का जो है क्षेत्र का इसमें डाटा जारी किया गया है। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्यूलोसिस। वर्ष 2022 में टीबी से पीड़ित नए निदान वाले लोगों की संख्या 7.5 मिलियन थी। 7.5 मिलियन का मतलब होता है 75 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो यहाँ पर आपके दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, तो टीबी से जो पीड़ित थे उनको जो है निदान उनको मिल गया है 75 लाख लोगों का। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, 7 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। कौन जारी किया? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO ने जारी किया है। और WHO की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। देखिए, हमने नीचे लिखा भी है। अब रिपोर्ट की प्रमुख बातें, हमने बोला कि 192 देश और 215 क्षेत्र से अधिक जो है मामलों का डेटा रिपोर्ट किया है। अब सुनिए, कोविड-19 के बाद 2022 में, आपको मालूम है 2020 से कोविड आ चुका है, कोविड-19 में ही जारी हो चुका था, लेकिन हमारे देश में पहुंचते पहुंचते 20 लग गया था। कोविड-19 के बाद 2022 में एकल संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारक टीबी रहा है। तो ध्यान से सुनिए, पहला मौतों का प्रमुख कारण संक्रामक रोग से कोविड था और दूसरा प्रमुख कारक टीबी था। वर्ष 2022 में टीबी से पीड़ित नए निदान, मतलब जो पीड़ित थे उनका उपचार हुआ और वो ठीक हो गए 7.5 मिलियन, 75 लाख लोग ठीक हो गए हैं। ठीक है, WHO के बारे में बता दिया हमने। 7 अप्रैल 1948 को गठन हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और यहाँ पर 1995 में WHO द्वारा वैश्विक टीबी निगरानी शुरू करने के बाद से दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, इतने अधिक लोग ठीक हुए हैं 1995 से टीबी को WHO जो है दर्ज कर रहा है इसका आंकड़ा। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, इतने अधिक लोग ठीक हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नाम WHO का आया है, तो WHO के जो वर्तमान में हेड है ये है टेड्रोस एडनोम। अब आगे देखिए, कोविड-19 से पहले यह संख्या 2019 में 7.1 मिलियन थी। ठीक है, ये संख्या
और 2020 में 5.8 मिलियन थी, अब 7.5 मिलियन हो गई, मतलब लोग सुधार तेजी से हो रहे हैं। 2021 में 6.4 मिलियन थी, ये आपका आंकड़ा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर टीवी से अनुमानित 1.3 मिलियन मौतें हुई हैं। 2022 में 13 लाख लोगों की मौत हो गई है टीवी से, ठीक है। आगे बात करते हैं और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट पे। अभी देखिए इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए थोड़ा सा हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर बताते हैं कि टीवी जो है इसमें भारत का जो है, भारत ने ये किया है कि 2025 तक टारगेट भारत ने लिया है कि टीवी को जड़ से ख़त्म कर देंगे, जबकि दुनिया WHO वर्ल्ड जो है ने टारगेट लिया है कि टीवी को 2030 तक ख़त्म करेंगे। तो ये भी विशेष ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 2015 से 2022 तक टीवी से होने वाली मौतों की वैश्विक संख्या में कुल कमी 19% आई है। ये 7 साल का रिपोर्ट है, ठीक है। आगे देखिए भारत की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको बात करना है कि वैश्विक दर की तुलना में भारत में टीवी के मामलों में कमी दर लगभग दोगुनी है। जो विश्व में टीवी से जो यहाँ पर मौत के मामले हो रहे हैं, ठीक है, जो मामलों में जो कमी हो रही है दुनिया में, उसमें भारत दोगुना है। तो दुनिया में कमी कितना हो रही है, देखिए वैश्विक टीवी के मामले में दुनिया में 8.7% की कमी आई है 2015 की तुलना में। तो भारत में लगभग दूना की कमी आई है, कितना, 16% की कमी आई है, ठीक। WHO ने 2015 के बाद से टीवी के मामलों में 16% और टीवी मृत्यु दर में 18% की कमी को प्राप्त करने पर भारत की सफलता को मान्यता दी है। तो कमी तो 16% आया बता दिए, लेकिन जो मृत्यु दर था उसमें 18% की कमी आई है। उपचार कवरेज में सुधार अनुमानित टीवी के मामलों में 80% तक पहुंच गया है, जो विगत वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। तो पहले इलाज से जो है 19% कम करेंगे तो लगभग जो है 61% लोग ठीक हुआ करते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, अब उपचार से 80% लोग ठीक हो रहे हैं। वर्ष 2022-2015 की तुलना में है, टीवी के मामलों में 16% की कमी भी आई है। ये तो भारत का डाटा भी ऊपर हमने बताया है, और दुनिया में 8.7% की कमी आई है, ठीक है। भारत सहित वैश्विक स्तर पर टीवी से मृत्यु दर में 18% की कमी दर्ज की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये जो टीवी वाला रिपोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको जरूर पढ़िएगा। नवंबर 2023 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो कोपेनहेगन में हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकारों का 6 से 8 नवंबर 2023 कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में स्थित है। इसका विषय था टार्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट, द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, NHRI, ठीक है। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने भाग लिया था, ये भारत के हैं। इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हमारे देश में 1993 के तहत किया गया था, और इसकी जो स्थापना है 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस या विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। नवंबर 2023 में द्वितीय विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम 2023 कहाँ आयोजन हुआ था, तो ये द हेग में हुआ था। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल जानकारी लेते हैं। द्वितीय विश्व उत्पादन फोरम ये जो है हेग में हुआ था। हेग देखिए 6 से 8 नवंबर तक हुआ था। हेग आपका नीदरलैंड में पड़ता है। थोड़ा सा हम हेग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी द हेग में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई थी, लेकिन इसने कार्य करना शुरू 1946 से किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। प्रत्येक न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं। कम से कम, जिसको गणपूर्ति या कोरम कहते हैं, 9 होना चाहिए न्यायाधीश, और प्रत्येक 3 साल पर 1/3 जज की नियुक्ति होती है और 1/3 जज रिटायर होते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे इसका जो मुख्य विषय था इनहेंसिंग एक्सेस टू मेडिसिन्स एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज, इसका जो है ये विषय था। इसमें केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुम्बा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, और इस दौरान जो ये केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुम्बा हैं, यूरोपीय औषधि एजेंसी का भी दौरा उन्होंने किया है।
साथ ही भारत और नीदरलैंड्स के बीच चिकित्सा उत्पाद विनिमय के क्षेत्र सहयोग पर एक साथ एक आशय ज्ञापन MOI पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा स्टैटिक जीके जान लेते हैं। विश्व स्थानीय फोरम WLPF के बारे में, यह दवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से WHO की पहल पे बनाया गया एक मंच है। आगे बात करते हैं AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023। यह शिखर सम्मेलन 1 से 2 नवंबर 2023 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के UK के बकिंघमशायर के बैलेचले पार्क में आयोजित किया गया है और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। दोनों का दोनों सही है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आप देख लीजिए, यूनाइटेड किंगडम के बकिंघमशायर बैलेचल पार्क में आयोजित हुआ है। UK की सरकार द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में UK, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, केन्या, सऊदी अरब, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया एवं भारत, इसमें भारत शामिल है, इसलिए बस इतना आप ध्यान दीजिएगा कि UK में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन। नवंबर 2023 में चीन में विश्व की सबसे तेज इंटरनेट सेवा लॉन्च की गई है। इस इंटरनेट सेवा की गति क्या है? ऑप्शन नंबर 3 होगा 1.2 टेराबिट्स प्रति सेकेंड। अब जब हम यहाँ पर यूनिट की बात कर ही दिए हैं, कंप्यूटर पे आ गए हैं, तो थोड़ा सा आपको हम इसका यूनिट बता देते हैं। आप नोट भी कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। एक बिट होता है जो कंप्यूटर समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, 0 या 1 को कहते हैं। 8 बिट में 1 बाइट होता है। अब यहाँ पर 1024 मतलब 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट में एक यहाँ पर मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है, GB कहते हैं। ठीक है, 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। 1024 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट होता है। 1024 पेटाबाइट में 1 एक्साबाइट होता है। 1024 एक्साबाइट में 1 जेट्टाबाइट होता है और 1024 जेट्टाबाइट में 1 YB अर्थात योट्टाबाइट होता है। तो इसको जरूर लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आगे हम बात करेंगे, इंटरनेट सेवा की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर लॉन्च जो है सबसे तेज हुआ है, चाइना ने किया है और ये जो है 1.2 TB है, टेराबाइट प्रति सेकंड जो है इसकी स्पीड है। यह इंटरनेट बनाया किसने है? उनके कई संस्थानों ने मिलकर बनाया है, जिसमें नाम है सिंघुआ विश्वविद्यालय, चाइना मोबाइल, हुआवी टेक्नोलॉजी और सरनेट कॉर्पोरेशन ने मिलकर बनाया है। तो इतना आपको नहीं ध्यान रखना है, बस चाइना का नाम ध्यान रखना है और इसकी स्पीड जो है 1.2 टेराबाइट है, ये ध्यान रखना है। आगे, नवंबर 2023 में भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, कोलंबो में हुआ है। भारत श्रीलंका है तो दोनों में से कहीं होगा। 2 नवंबर 2023 को हुआ है और देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ CII, इंडो लंका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सीलोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन हुआ है। CII का फुल फॉर्म होता है भारतीय उद्योग परिसंघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका मुख्य जो विषय है वो है संपर्क वृद्धि समृद्धि के लिए भागीदारी। संपर्क वृद्धि समृद्धि के लिए भागीदारी। तो भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में हुआ है, श्रीलंका के कोलंबो में। आगे इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके क्या है? देखिए, CII भारतीय उद्योग परिसंघ, इसकी 1895 में इसकी स्थापना भारत का एक गैर सरकारी संगठन है, सरकारी नहीं गैर सरकारी है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं R दिनेश। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023, खनन और संसाधन सम्मेलन ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया है। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे, जो कि वर्तमान में क्या है? रेल राज्य मंत्री, कोयला और खान राज्य मंत्री भी हैं और वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किए हैं। तो वही है, चूंकि खनन और संसाधन सम्मेलन हुआ है तो कोयला और खनन मंत्री जाएंगे, तो कोयला खान राज्य मंत्री और रेल राज्य मंत्री तीनों हैं राव साहेब पाटिल दानवे, यही गए थे। कौन सा देश
आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये जो है भूटान बन गया है, हमारा पड़ोसी देश। देखिए इसमें क्या है, सभी आवारा कुत्तों हाँ की नसबंदी और टीकाकरण करने के लिए भूटान बना है, और ये कोई दूसरा नहीं, भूटान ने स्वयं घोषित किया है। अक्टूबर 2023 में भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने घोषणा की है कि इससे संबंधित राष्ट्रीय कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज नियंत्रण परियोजना के पूरा होने की, ठीक है, रेबीज नियंत्रण परियोजना जो है इससे वो भी पूरा हो जाएगा और कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन भी हो जाएगा। देखिए वैश्विक पशु चैरिटी ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल HSIA के अनुसार पूरे एशिया में लगभग 300 मिलियन आवारा कुत्ते हैं। अब 300 मिलियन कितना हुआ भाई, 1 मिलियन में 10 लाख हो गया, 10 मिलियन में आपका 1 करोड़ होगा, 10 से भाग देंगे मतलब 30 करोड़ आवारा कुत्ते हैं जो भूखमरी, परजीवी संक्रमण, अनुपचारित बीमारियों, सड़क यातायात दुर्घटनाओं से चोटों और संक्रामक कैंसर से ग्रसित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 59,000 लोग रेबीज से मरते हैं। और रेबीज जो ये बीमारी है ये मुख्यतः कुत्तों के काटने से होता है। तो सोच लीजिए हर वर्ष जो है 60,000 लोग कुत्तों के काटने से मर जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN के 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य बन गया है। ICN को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सही आंसर 2001 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN, ठीक है, इस प्रतिष्ठित संस्था के 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य बना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। अक्टूबर 2023 में बार्सिलोना स्पेन में आयोजित ICN के 22वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान इसको जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को शामिल किया गया है। CII की सदस्यता जो अवधि है वो मात्र 2 वर्ष के लिए रहेगी। CII पहली बार ICN के संचालन समिति का सदस्य बना है, मतलब पहली बार ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसका सदस्य बना है। अब सुनिए ICN के बारे में जान लीजिए क्या है ये। ICN एकमात्र वैश्विक निकाय है जो विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन के लिए समर्पित है। इसे 25 अक्टूबर 2001 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ICN अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में जान लेते हैं। CCI यह देश की एक विनियामक संस्था है जिसका उद्देश्य है एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। स्थापना 2003 में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है रवनीत कौर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि स्थापना जो है किसका, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का स्थापना 2001 में हुआ था और भारतीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की स्थापना 2003 में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष है रवनीत कौर। अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये सिंगापुर में हुआ है, 25 से 27 अक्टूबर में हुआ है। अब इसमें पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने टूर ऑपरेटरों और राज्य पर्यटन विभागों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ इसमें भाग लिया है। इसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र सहित विश्व स्तर पर भारत आने वाले पर्यटन को बढ़ावा देना। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 का आयोजन सिंगापुर में हुआ है। हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस सूचकांक में 125 देशों को रैंक प्रदान किया गया है और इसमें भारत 111वां स्थान प्राप्त किया है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही है। 125 देश शामिल किए गए हैं और भारत 111वें स्थान पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं, 12 अक्टूबर को जारी किया गया है। 125 देश हैं। अब इसमें देखिए GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 5 वर्ग कुल बनाए गए हैं जिनके आधार पर किसी देश में भूखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है। देखिए, अगर स्कोर 50 या उससे अधिक का है तो भूखमरी की चरम भयावह स्थिति है, 35 से 49 है तो भयावह स्थिति है, 20 से 34 के बीच में है तो गंभीर स्थिति है, 10 से 19.9 है तो मध्यम है और 9.9 या उससे कम है तो अल्प है। अब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए। GHI 2023 में 20 ऐसे देश हैं जिनका GHI स्कोर 5 से कम है।
तो 5 से कम है मतलब एकदम भूखमरी नहीं है एक तरह से। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई है, बल्कि इन्हें सामूहिक रूप से 1 से 20 तक रैंक सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शीर्ष 5 देश जो है जिनकी बात किया गया है। अब इसमें शीर्ष 5 देश में आपके पहले नंबर पे बेलारूस है, तो आप केवल बेलारूस को ध्यान दीजिएगा। भारत इस भूखमरी सूचकांक में 111वें स्थान पर आया है। भारत का जीएचआई स्कोर जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 28.7 है, जो कि गंभीर सीरियस की श्रेणी में है। ठीक है, पिछले वर्ष भारत 107वें स्थान पे था 121 देशों में, और इस बार भारत जो है 125 देशों में 111वें स्थान पर है। जीएचआई 2023 में भारत के जो पड़ोसी देश हैं, देखिए चीन 1 से 20 के अंदर में है, श्रीलंका, चीन ऊपर देख रहे हैं 4थे स्थान पे है, श्रीलंका 60वें पे, नेपाल 69, बांग्लादेश 81, पाकिस्तान 102। ठीक है, और इस रैंक को लेकर भारत ने विरोध भी किया था कि ये रैंक जो है ये सही प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका जो होगा, हाँ यहाँ देखिए, फिर से कथन पे विचार करना है। ये कथन दिया गया है कि 11 अक्टूबर 2023 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA मंत्री परिषद की 23वीं बैठक 2023 कोलंबो श्रीलंका में हुई है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। तो यहाँ पर केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर IORA दिया गया है। आरए का मतलब रिम एसोसिएशन, IO का मतलब इंडियन ओशियन, जिसको हिंद महासागर कहते हैं। देखिए हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन का जो है ये बैठक हुआ है। ठीक, हाँ, इससे ये जो है श्रीलंका में हुआ है 11 अक्टूबर को। अध्यक्षता श्रीलंका ने किया है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नहीं गए थे। भारत ने अगले 2 वर्षों 23-24 तक इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का पद संभाला है, 23 से 25 तक। केंद्रीय विदेश मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति, वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, से मुलाकात किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक लोगो भी जारी किया गया है। भारत श्रीलंका के संबंध के राजनयिक के 75 वर्ष पूरे हुए, ये भी ध्यान रखिएगा, लोगो जारी किया गया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। क्लियर, आगे बात करेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल ट्रेन के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल को लॉन्च किया। इस ट्रेन का नाम वुसू रखा गया है, यही गलत है। इस ट्रेन का नाम जो है वुसू नहीं है, हुज नाम है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन जकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी बांडुंग से जोड़ती है। ठीक है, दक्षिण एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन आप देख लिए, ये एक प्रकार की जो है बुलेट ट्रेन है। लॉन्च इंडोनेशिया ने किया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वर्तमान में जोको विडोडो हैं, उन्होंने ही लॉन्च किया है। इस ट्रेन का नाम हुज है, 350 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है कि 5 अक्टूबर 2023 को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, इसके बारे में विचार करना है। तो देख लीजिए, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया है इस वर्ष, यह नोबेल पुरस्कार ब्रिटिश लेखक जॉन एर्नाक्स को प्रदान किया गया है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ब्रिटिश लेखक को नहीं दिया गया है। यह पुरस्कार नॉन-मेसी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं के लिए प्रदान किया गया है, ये बिल्कुल सही है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, लेकिन ये जो दिया गया है इस बार नोबेल पुरस्कार साहित्य का, वो जो है नॉर्वे के लेखक जॉन ओलाव फोस्से को दिया गया है। ठीक है, और ये कार्य ऊपर लिखा ही गया है। आगे देखिए, यह सम्मान उनके नॉन-मेसी ऊपर लिखा ही गया है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि साहित्य में जान फंस गया, तो ये जॉन ओलावे फोस्से। ठीक, नोबेल पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले भारतीय नोबेल पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनको 1913 में इनके साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए दिया गया था। कुछ यहाँ पर हम नोबेल की और बात कर लेते हैं। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। चूँकि नोबेल 1901 से शुरू हुआ था, लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 से दिया जाना शुरू हुआ था।
नरगिस मोहम्मदी जो कि जेल में बंद हैं, ये ईरान की हैं। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। और केटालिन कोरिको एंड ड्रू विसमैन इनको चिकित्सा का दिया गया है। अल्फ्रेड जो है ये स्वीडन के रहने वाले थे। 1896 में इनका निधन हुआ था और इन्होंने एक बहुत बड़े घातक और विस्फोटक डायनामाइट की खोज किया था। आगे देखिए, इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके हम आपको बता दें। 2022 का ये जो पुरस्कार है ये फ्रांस की लेखिका एनी, साहित्य की बात हो रही है, एनी एर्नाक्स को प्रदान किया गया था। यह पहली फ्रांसीसी लेखिका थी। तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जॉन ओलाव फोसे के प्रमुख कृतियों में मेलनचोलिया और मॉर्निंग एंड इवनिंग शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 5 अक्टूबर 2023 को निवेश पर भारत और यूएई के उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की बैठक, 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सही आंसर है यूएई के अबू धाबी में की गई है। 11वीं बैठक है। इसकी सह अध्यक्षता अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हमीद बिन जायद अल नहयान और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। तो इसको एक बार रिपीट कर लेंगे। 6 अक्टूबर 2023 को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। इसके संबंध में इस वर्ष यह पुरस्कार जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्त्री नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। अभी जस्ट हमने ऊपर बताया है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। अब हम चलेंगे आगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो देखिए, यह पुरस्कार पाने वाली वह 16वीं महिला है। ये गलत है, 16वीं नहीं है, 19वीं महिला है। ठीक है, तो आपका केवल एक सही है। 6 अक्टूबर 2023 को द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो, नॉर्वे द्वारा जो है यह पुरस्कार घोषित किया गया है और यह 19वीं महिला होंगी। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए प्रदान किया जाएगा। वह ईरान की डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की उपाध्यक्ष भी हैं। निम्न कथन पर विचार करना है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास चरमपंथियों आतंकवादी संगठन द्वारा इजरायल पर भीषण हमला किया गया, जिससे दोनों के मध्य पुराने विवाद के कारण संघर्ष का रूप धारण कर लिया है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी से संचालित होता है तथा इसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई राष्ट्रों द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया। तो यहाँ पर दोनों का दोनों आपका सही है। देखिए, इसके बारे में बहुत चर्चा चल रहा है। इजरायल और हमास के बीच भयंकर युद्ध हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर जो है हमला कर दिया था। हमास व इसकी मिलिट्री विंग्स को इसराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और कई अन्य देशों ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है। आगे हम बात करेंगे। तो देखिए, हाँ, इजराइल हमास की बात करेंगे। इजराइल के बारे में थोड़ी सी हम आपको बता दें। इसकी राजधानी जो है जेरूसलम है और इजराइल की एक एजेंसी है जिसको मोसाद कहते हैं, पूरी दुनिया में फेमस है, जासूस एजेंसी है। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और मुद्रा यहाँ पर इजरायली शेकेल है। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमास के विरुद्ध युद्ध की औपचारिक घोषणा कर दी थी। ठीक है, 7 अक्टूबर को हमास ने किया तो 8 अक्टूबर को इजराइल ने शुरू कर दिया। इजराइल मौका ही ढूंढ रहा था। आगे सुनिए, हमास द्वारा किए गए हमलों के बाद अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम सहित कई देश इजराइल के समर्थन में हैं। वैश्विक व्यापार व अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव तथा तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है इस युद्ध के कारण। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध के कारण वैश्विक व्यापार व अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव गया है और तेल की कीमतों में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। ईरान हमास का सबसे बड़ा समर्थक है। ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा है, जो इसे आर्थिक सहायता, हथियार व ट्रेनिंग सुविधाएं दे रहा है। वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। पहला अरब राज्य, दूसरा इजराइल बना था। ज्ञात है कि फिलिस्तीन अस्तित्व रोमन काल से ही माना जाता है। वर्ष 1948 में इजराइल ने अपने को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया था, परंतु इजराइल के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाले पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीन के रूप में मान्यता देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगले कथन पे फिर से विचार करना है। निम्न कथन पे 7 सितंबर 2023 को 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजन हुआ है।
और अगला है, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है, गलत है। नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये आपका केवल पहला सही है। ठीक है। यह सम्मेलन इंडोनेशिया की मेजबानी में संपन्न हुआ है। यह सम्मेलन आसियान के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, यही आसियान के अध्यक्ष भी हैं, ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। मोदी जी ने इसकी सह अध्यक्षता की और इसमें भारत और आसियान नेताओं के अलावा तिमोर लेस्ते ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। तिमोर लेस्ते एक दक्षिण पूर्व एशिया देश है जिसकी राजधानी दिल्ली है। दिल्ली मत समझिएगा, दिल्ली है। ठीक है। आगे देखिए, अगला यहाँ पर है, फिर से कथन पे विचार करना है। हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये गलत है। स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है नवाचार में, और इसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है। आगे देखिए, अब ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है ये WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 27 सितंबर को जारी किया गया है। 132 देश हैं। इसका थीम था इनोवेशन इन द फेस ऑफ यूनिवर्सिटी। 2007 से प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट का यह 16वां संस्करण था। सूचकांक में शामिल देश को देख लीजिए, टॉप पे स्विट्जरलैंड है और उसके बाद स्वीडन है, दोनों स्वी हैं टॉप पे। ठीक है, तो टॉप पे स्वीगी है। ठीक, तो स्वी हो गया, और एक लास्ट का आप नाम अंगोला याद कर लीजिए। तो इतना आपके लिए बहुत है। इनोवेशन में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अंगोला। भारत को याद रखिए 40वें स्थान पे है, और पिछले वर्ष भी भारत इसमें 40वें स्थान पे था। अगस्त 2023 को नीति आयोग और UNDP इंडिया के मध्य SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्थानीयकरण, आंकड़ा संचालित निगरानी, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इस समझौते का ज्ञापन की अवधि कितनी है? तो अवधि इसकी 5 वर्ष की है। ठीक है, अब देख लीजिए, इस समझौते ज्ञापन के माध्यम से UNDP नीति आयोग के साथ समर्थन बढ़ाएगा। SDG के स्थानीयकरण, विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से आंकड़ा संचालित निर्णय लेने, आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉक कार्यक्रम और SDG वित्त पोषण हेतु। समझौता ज्ञापन की अवधि जो है 5 वर्ष है। 15वें विक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित कथन पर विचार करिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य सम्मेलन संघाई में हुआ है, गलत है। जो है 15वां शिखर जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ है। 16वां जो है इसका जो है आयोजन जो है 2024 में कजान रूस में जो है आयोजन इसका होगा। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है। तो पहला आपका जो है गलत है, दूसरा सही है। इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला नहीं सही है, तो आंसर 1 हो जाएगा। 15वें शिखर सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानकारी हम बात करते हैं। देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगर हम बात करेंगे तो 22 से 24 अगस्त को इसका आयोजन हुआ है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। मुख्य विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद। तो इतना लंबा आपका पूछा नहीं जाता है, लेकिन 1-2 बार आप पढ़ लेंगे। इसमें अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की जो है सबसे पहले संकल्पना 2001 में आई थी, लेकिन इसका पहला सम्मेलन या स्थापना 2009 माना जाता है। पहले यस नहीं था ब्रिक्स में, केवल ब्रिक था। 4 देश थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। पहला सम्मेलन रूस में हुआ था, लेकिन दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया, इसीलिए इसमें यस जुट गया, तो इसे ब्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें ब्रिक्स देशों के नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 6 नए देशों को इसमें सम्मिलित करने की सहमति बनी है, जिसमें नाम है अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथियोपिया और मिस्र को शामिल करने पर सहमति बनी है। आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
हाल ही में WHO ने इराक को उष्णकटिबंधीय रोग ट्रेकोमा से मुक्त होने की घोषणा की है। इराक यह मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का 50वां देश बना है। ट्रेकोमा एक रोग होता है जो आंख के पलक के अंदरी भाग में खुरदुरा भाग हो जाता है, जिसमें खुजली होती है, तेजी से दर्द होता है और यहाँ तक कि दर्द होता है कि लोग अंधे तक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि ट्रेकोमा विश्व में अंधेपन के लिए जिम्मेदार प्रमुख संक्रामक रोग है। ट्रेकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। दोनों का दोनों जो है सही है। इसमें इराक को जो है ट्रेकोमा मुक्त होने की घोषणा की गई है, WHO ने मान्यता दी है। ट्रेकोमा के कारण विश्व भर में लगभग 61.9 मिलियन अप्रैल 2023 यहाँ पर डाटा दिया है लोग अंधे या दृष्टिबाधित हैं इसके कारण, मतलब 6.19 करोड़ लोग हैं। यह 42 देशों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है वर्तमान में। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपने देखा कि हम यहाँ पर पूरे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को हमने कवर कर दिया है। जो इसमें फैक्ट दिया है उसको तो हमने कवर किया ही है, केवल इसी के फैक्ट की इतनी महत्ता है कि आपको 100% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। फिर भी हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें ऐड किया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाले हैं। यदि आपकी भारी डिमांड रहती है तो अगले से 2 से 3 दिन में, ये जून से लेकर मतलब ये आपका जो महीना लगभग हो जाएगा 7 महीने 15 जनवरी तक, जिसका भी RO का एग्जाम है, डिमांड रहेगा तो पूरी बुक को हम अपलोड डिटेल व्याख्या के साथ कर देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट जरूर करें। थैंक यू।